वो अपनी बाइबल में और कुरान में लिख दें कि वो अनटचेबिलिटी को मानते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं, अछूतपन को मानते हैं। केवल ईसाइयों में अनटचेबल था या ईसाइयों ने ही उनको अनटचेबल माना, बाकी समाज का उनके साथ खान पीन उठने बैठने में कोई प्रतिबंध नहीं था। और ये जो शेड्यूल कास्ट हैं ये केवल भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी हैं, ये बांग्लादेश में भी हैं। हिंदू अनटचेबल मानता था, मुस्लिम अनटचेबल मानता था, पारसी अनटचेबल मानता था, ईसाई भी अनटचेबल मानता था, सिख और पुराने जो बुद्धिस्ट हैं वो भी उनको अनटचेबल मानते थे। समाज में बड़ा विक्षोभ पैदा करने वाला है। ये कोई गरीबी उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। सत्ता प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण लाया गया था। 2024 का चुनाव मंडल वर्सेज कमंडल होगा, ये लगभग तय हो चुका है। एक तरफ जहां सोशल जस्टिस वाली पार्टियां जो हैं वो ओबीसी आरक्षण को बढ़ा रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आना है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार नए खेल कर रही है। तमाम पहाड़ी राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब में, जनरल को शेड्यूल्ड कास्ट में डाला जा रहा है। ऐसे ही अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ट्राइबल जो ईसाई हैं और जो मुस्लिम्स हैं, जो जिनके जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के माने जाते हैं, जातियों में हर भारत में समझिए कि हर धर्म में और हर जगह जाति है और अनटचेबल दलित रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि वो शेड्यूल कास्ट में डालें। जो मुस्लिम कम्युनिटी में अभी सिर्फ ओबीसी का दर्जा है, मुस्लिम समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनको ओबीसी का दर्जा, ओबीसी रिजर्वेशन है, और ईसाई कम्युनिटी में जो शोषित वंचित लोग हैं उनको ट्राइबल, वो शेड्यूल ट्राइब तो हैं लेकिन शेड्यूल कास्ट नहीं है। मेरे साथ रिजर्वेशन के मामलों के जानकार अशोक भारती जी हैं और वो इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी राय है, वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या सर, जो मुस्लिम्स में गरीब हैं और जो ईसाई में गरीब है उनको शेड्यूल कास्ट में लाने की कोशिश हो रही है या इसकी संभावना है? नहीं, पहली बात तो ये कि आरक्षण जो है वो गरीबों के लिए नहीं है। आरक्षण की जो अवधारणा है वो अगर हम देखेंगे वो इस बात पर आधारित थी भारत में कि जो अछूत थे, अस्पृश्य थे, बहिष्कृत थे, उन अस्पृश्य बहिष्कृत को समाज और सत्ता प्रतिष्ठानों में हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण लाया गया था। ये कोई गरीबी उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। तो इसलिए कोई गरीब बनकर आरक्षण का जो दावा कर रहा है ये दावा एकदम गलत है। कोई अगर इस दावे को सही ठहराता है, चाहे इसको कोई भी कोर्ट कचहरी इसको सही ठहराए, तो वो भारत के जो मौलिक प्रस्तावनाएं जो हैं, भारत के संविधान की जो मौलिक प्रस्तावनाएं हैं उसके खिलाफ जाता है। एक बात ये। दूसरी बात हमको ये समझना है कि जो अभी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को, 30 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका सुनी जिसमें सरकार को उन्होंने निर्देश दिया है कि वो 3 सप्ताह में अपना जवाब दायर करें। वो याचिका क्या कहती है? वो याचिका ये कहती है, PIL है और PIL नंबर 180/04 और 2004 में दायर की गई। एक दूसरी PIL है 94 2005 में दायर की गई। वो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों को जो प्रतिनिधित्व मिलता है शेड्यूल कास्ट होने के नाते, उन शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में दलित बैकग्राउंड के जो मुस्लिम हैं और दलित बैकग्राउंड के जो ईसाई हैं उनको भी वो मिलना चाहिए। ये बड़ा मसला है और ये मुझे लगता है कि ये समाज में बड़ा विक्षोभ पैदा करने वाला है। जबकि वो गरीब हैं, सामाजिक पिछड़ापन है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, इसलिए वो ओबीसी हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकते। देखिए, हमको ये समझना है कि जिनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट में 1936 में पहली बार शामिल किया गया, पहला जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर था वो 1936 में आया था, उसमें वो जातियां शामिल थीं जिनको पूरा समाज, हिंदू अनटचेबल मानता था, मुस्लिम अनटचेबल मानता था, पारसी अनटचेबल मानता था, ईसाई भी अनटचेबल मानता था, सिख और पुराने जो बुद्धिस्ट हैं वो भी उनको अनटचेबल मानते थे। तो जो अनुसूचित जाति में जो ओरिजिनली जो लोग हैं या जो शेड्यूल कास्ट है उनको पूरा समाज अनटचेबल या अछूत मानता था, उनको शेड्यूल कास्ट में लिस्ट में करा गया था। और ये जो शेड्यूल कास्ट हैं
ये केवल भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, ये बांग्लादेश में भी है। ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन अनटचेबल नहीं थे अपने धर्मों में, जैसे सिखिज्म में या ईसाइयत में या इस्लाम में ये अनटचेबल नहीं थे, इनको मजहबी अधिकार थे। नहीं, सिखों में तो अनटचेबिलिटी थी, क्योंकि हम देखेंगे कि पंजाब में जो 1/3 पॉपुलेशन है वो अनटचेबल्स की है, तो सिखों में अनटचेबिलिटी थी। हालांकि उनका धर्म प्रोफेस करता है कि अनटचेबिलिटी नहीं है, नो रेस, नो कास्ट, नो ठीक है, रेस। लेकिन प्रैक्टिस जहाँ तक दलित और ईसाई, दलित मतलब कि जो ईसाई और मुस्लिम में जो दलितों का सवाल है, हमको ये समझना है ईसाइयों में जो दलित है वो केवल ईसाइयों में अनटचेबल था, या ईसाइयों ने ही उनको अनटचेबल माना, बाकी समाज का उनके साथ खान पीन उठने बैठने में कोई प्रतिबंध नहीं था। क्रिश्चियन के साथ नहीं था ये ईसाई, ऐसा ही मुस्लिम्स के साथ भी है। मुस्लिम के बीच में जो जातियां हैं, जैसे हलाल खोर है, धोबी हैं, इन सब लोगों को इस्लाम धर्म में मुस्लिम ही इनको अनटचेबल या पिछड़ा मानते हैं, लेकिन पूरा समाज इनको अनटचेबल नहीं मानता। तो एक अनटचेबिलिटी तो पूरे समाज और सत्ता प्रतिष्ठान को, एक अनटचेबिलिटी उनकी अपनी है। दूसरी एक बात हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदू धर्म बाकायदा अपनी किताबों में और समाज में उसने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे अनटचेबिलिटी थी। हमारे मनुस्मृति में, तमाम संहिताओं में लिखा हुआ है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे अस्पृश्य हैं। लेकिन ईसाइयों की जो बाइबल है और मुस्लिम्स की जो कुरान है, वो धर्म के तौर पर उनके किसी साहित्य में अनटचेबिलिटी का प्रोविज़न नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं मानते वो। लेकिन ये अब कैसे, ये क्या सरकार लगातार, आप जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कई राज्यों में जो ओबीसी की जातियां हैं उनको एससी में डाल रही है, जनरल कैटेगरी की जातियां उनको भी एससी में डाल रही है, एसटी में डाल रही है। तो एक नया कोई जातीय जनगणना नहीं हो रही है, इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार को ये समझना है कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, वो हिंदुओं का नुकसान करने वाली है, वो ईसाई और मुस्लिम की बिना पर भारत के हिंदुओं का नुकसान करने वाली है। हिंदू दलितों का नुकसान होने ही वाला है, बुद्धिस्ट दलितों का तो नुकसान होने वाला ही है, सिख दलितों का नुकसान होने वाला ही है। और इससे ईसाई और मुसलमानों को ये बात समझ लेना चाहिए कि वो अपनी बाइबल में और कुरान में लिख दें कि वो अनटचेबिलिटी को मानते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं, अछूतपन को मानते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल यूज हो जाए, बाद में फिर कोर्ट में मामला रद्द हो जाए, जैसे अभी यूपी में ओबीसी जातियों को शेड्यूल कास्ट में डाला गया और कोर्ट ने रद्द कर दिया मामला। नहीं, ये आपको समझना है, कोर्ट ने रद्द नहीं किया इनको, ये थावरचंद गहलोत के ज़माने में ये आया था। इस मुद्दे को मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जो ये आया वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करते कि उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सके। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो 17 जाति, ये जो 17 अति पिछड़ी जाति हैं, अनुसूचित जाति में तो भर्ती नहीं हो सके, वो उनको आदिवासियों का हिस्सा देना चाहते हैं। तो ये जो बंदर बांट चल रही है, इस बंदर बांट को अगर नहीं रोकेंगे तो इस देश में बवाल होने वाला है। मतलब बवाल मतलब सामाजिक सौहार्द खतरे में पड़ेगा। सामाजिक सौहार्द तो होगा, राजनीतिक उसके राजनीतिक इम्पैक्ट भी होंगे। आप क्या सोचते हैं कि उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होंगे? होंगे, ज़रूर होंगे। तो क्या इसको लेकर आप भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? मैं आज जो पिटीशन है 184 और जो दूसरी पीआईएल पिटीशंस हैं, मैंने आज उसकी कॉपी ली है। मैं पढ़ूंगा और ज़रूरत पड़ी तो अनुसूचित जाति के अधिकारों के बचाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, और जो भी अनुसूचित जाति के हकों पर डाकामारी करना चाहेगा उसके खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई होगी। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जा रहे हैं। 2024 का चुनाव गांठ बांध लीजिए, अगरा बनाम पिछड़ा होना तय है। मोदी सरकार ने भी बिसात बिछानी शुरू कर दी और उन नई नई कम्युनिटियों को शेड्यूल कास्ट, कहीं शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि उनको पता है कि इनको आरक्षण का विरोध होगा और वो कम्युनिटी उनके साथ जुड़ेंगे। तो सोचिए किस तरह से 2024 की पूरी प्लानिंग हो रही है, और जो
कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तरीके से SC ST OBC है, मैं मोटा मोटी बता दूं 3 लाइनें, जो अनटचेबल थे वो शेड्यूल कास्ट हैं, जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड थे वो OBC हैं भौगोलिक रूप से, और जो लोग मूल इंडिजीनियस थे जो जंगलों में थे उनको ट्राइबल कैटेगरी में रखा गया है। कोई 1936 के 36 या 32 1936 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए लोग जातीय 31 के बाद जनगणना नहीं हुई है, इसलिए लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि पहले जनगणना तो हो, पहले सामाजिक पिछड़ापन कितनी है, शैक्षिक पिछड़ापन कितनी है, कितना ज़्यादा लोगों का सोशली चेंज हुआ है, ये इसकी गणना तो हो। लेकिन सरकार जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को कर रही है और बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस मेजरमेंट के ये सारे प्रक्रिया हो रही है चुनावी हानि फ़ायदे के लिए। इसी कड़ी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मसले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात है कि जो संविधान में है, जो भारत के संविधान में जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसके 3 ही बेस हैं, अनटचेबिलिटी, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन और भौगोलिक। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का आरक्षण किसी को दिया जा रहा है तो वो असंवैधानिक है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।